बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज फादर्स डे है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह सवेरे से सबने अपने अपने पिताजी को हग किया होगा, बहुत सारी शुभकामनाएं दी होगी और बहुत सारी गिफ्ट्स भी दी होगी। ऐसा माहौल हर एक घर में आज है। हमारे स्टूडियो में भी ऐसा ही कुछ माहौल हमने क्रिएट किया है। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है माँ ने तो जानेगा जिसे जग, वो पहचान है पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़े होना पिता सिखाते हैं। हम सब जानते हैं पिताजी की भूमिका हमारी जिंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है, मगर उसके बावजूद जब कभी ठोकर लग जाए, जब कभी कुछ भी दर्द दुख कैसे भी हालात हो, माँ पहले याद आती है, पिताजी बाद में याद आते हैं। ये बात पिताजी बहुत अच्छे से जानते हुए भी कभी नहीं कहते कि मेरा बच्चा मेरा नाम क्यों नहीं लेता पहले। ये है पिता। हमेशा हर हाल में खुश खुद और हर हाल में अपनों को खुश रखना, ये कोई पिताजी से सीखे। पिताजी की भूमिका के बारे में बहुत कम लिखा गया है। जब से ये फादर्स डे मनाने की जो एक सिलसिला शुरू हुआ, तब से कहीं ना कहीं कुछ जगह पर फादर को याद किया जाता है, पिताजी को याद किया जाता है। और उसी कड़ी में आज हम ऐसे फादर्स को हमने स्टूडियो में बुलाया है। दीपक भाई गौर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिलायंस में काम करते हैं। उनके बेटे अंकुर गौर, वैसे वडोदरा शहर उनको जानता ही होगा। द तुलिप टच इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अंकुर ने शुरू की और बहुत बड़ा योगदान पिताजी का रहा। उनकी दो बेटियां भी हैं, एक चन्ना और दूसरी का नाम प्रियंका। चन्ना जो है वो सिंगर और डांसर है ना। पिताजी की भूमिका, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दूसरे हमारे साथ जुड़े हैं पिताजी, वो है संजय करमबेलकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बतौर इंजीनियर उन्होंने सेवाएं दी, जीईबी में रिटायर हुए हैं, कई समय हो गया। गुजरात से सबसे पहले केबीसी में जिनका सिलेक्शन हुआ था 2000 की साल में, संजय सर का, उनकी बेटी साइकेट्रिस्ट है, मुंबई में वो काम करती हैं। उनका बेटा रणजी खेला है। तीसरे जो हमारे साथ में पिताजी जुड़े हैं वो हैं सतीश चंद्र अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतीश चंद्र अग्रवाल का इंटरव्यू कुछ दिन पहले आपने देखा होगा। उनके बेटे ने 12th में 95.12% पाए और उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा अगर इतना अच्छा परसेंटेज से पास होता है तो वीएनएम में उसका इंटरव्यू आएगा। ये उनकी ख्वाहिश थी और उनके बेटे ने वो ख्वाहिश पूरी की और उनका इंटरव्यू वीएनएम पर आया और वो बहुत खुशी खुशी बहुत सारी बातें बताने लगे। उन्होंने सपना देखा है, बेटे ने उनका सपना पूरा किया कि वो 90 से ज़्यादा परसेंटेज लाए। अब उन्होंने सपना देखा है बेटे को सीए बनाने का।
ये सारी बातें जो हैं वो उनके सपने की हैं। बेटे ने सपना उनका पूरा किया, वो अब बेटे का बेटे के लिए सपना देखते हैं, बेटा अब पूरा करेगा। इस बीच एक बहुत बड़ी जो बात है वो ये है कि पिता की जेब कितनी भी कैसी भी हालात में हो, खाली हो, मगर पिता कभी किसी बात को लेकर मना नहीं करता। सतीश चंद्र अग्रवाल जी गोत्री में एक छोटी सी लारी चलाते हैं जहां पर वो चप्पल बेचते हैं, और इस काम के साथ साथ में बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो आज ऐसे पिताजी से हम बात करने वाले हैं, और साथ साथ में म्यूज़िक, इस वार्तालाप में म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट और ख़ासकर पिताजी के ऊपर जो बने गाने हमें सुनाएंगे मोक्षित शाह हमारे साथ जुड़े हैं। वडोदरा शहर की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी से मोक्षित पढ़े हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के धनी हैं। आज हम उनको सुनेंगे, मगर उनके बारे में मैंने सुन लिया है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने जिक्र किया कि बेटियों को आपने जिस तरह आगे बढ़ाया है। मैं आपके पिताजी के रोल के बारे में जानना चाहूँगी कि आपके पिताजी ने किस तरह आपको बड़ा किया, पाला पोसा, उनकी क्या भूमिका थी? ऐसे तो देखने जाए तो हम लोग गांव में रहते थे जी। वो साबरकाठा जिला जी। और उसमें मोड़ासा तालुका जी। और उसमें सिनोल गांव, और गांव में छोटा सा स्कूल था, हाई स्कूल एजुकेशन भी अच्छा था जी। वहाँ पर। पिताजी स्कूल में टीचर थे, हायर सेकेंडरी टीचर थे जी। तो पढ़ाई तो ठीक से चलती थी, लेकिन पिताजी का ज़्यादातर फोकस रहता था संस्कार देने में, लोगों से कैसा व्यवहार करना, वो सब इनके पास से बहुत अच्छा सीखने को मिलता था। और गांव में एक चीज़ थी कि कोई भी त्यौहार आता था जी। तो त्यौहार में जो भी मतलब डेकोरेशन वगैरह कुछ भी करना हो तो मेरे पिताजी वो काम संभालते थे। वो मंदिर का हो या कोई भी उत्सव मनाने का हो या कोई भी हो, तो उसका इवेंट वो करते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि अंकुर को वही मिला है? हाँ, वही संस्कार में वही आया है। क्या बात है। और वही संस्कार, पिताजी का संस्कार लेके मैं जब बड़ौदा में मैं 78 में आया, 78 में पॉलीटेक्निक में पेट्रोकेमिकल किया और पढ़ाई करके तुरंत 82 में जी। वो IPCL में सबको मतलब अपॉइंट कर लिया, पूरे क्लास को। तो 82 से मैं IPCL में जॉब करता हूँ जी। अब रिलायंस हो गया। अब रिलायंस हो गया। तो उसके बाद मैं जब टाउनशिप में रहने गया तो टाउनशिप में भी मैं क्रिएटिव मेंबर के तौर पे जी क्लब में चुनाव लड़ा। ओके। और चुनाव जीता और बहुत सारी प्रवृत्तियां मैंने की। वहाँ भी इवेंट मैनेजमेंट आया था? इवेंट मैनेजमेंट ही, वहाँ पर भी इवेंट मैनेजमेंट चलता था। जी जी जी। तो मेरा ही संस्कार मेरे लड़के में आया। मैंने बहुत कोशिश की उसको डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की, और MHRM में भी मैंने बहुत प्रयत्न किया जी। लेकिन वो थोड़ा स्टडी करता था, कुछ न कुछ, मतलब उसको वांचन का बहुत शौक था जी। तो उसने कहीं पढ़ा होगा इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। तो उसके दिमाग में वो घुस गया था कि मुझे इवेंट मैनेजमेंट ही करना है जी। तो मैंने उसकी जिद पूरी की और आज मुझे ऐसा लगता है कि उसके कहने पर जो भी मैंने किया आज मैं बहुत खुश हूँ और उसके फील्ड में वो बहुत आगे है। दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट में मुझे आपकी बातों में लगी कि एक तो बेटा जो चाहता था, जो अक्सर ऐसा कम नज़र आता है हर जगह पर समाज में, कि आप यही करो, आप इसी फील्ड में जाओ, यही अच्छा है, मगर बच्चों को पूछ के कि बच्चा क्या चाहता है वो करने दिया
गौर साहब ने अंकुर को, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि संस्कार और प्रवृत्ति घर में जो बच्चा देखता है वो ही करता है। ये एक बहुत आम बात है, मगर शायद लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जो पढ़ के आएगा, वो जो सीखेगा वो ही करेगा, मगर ऐसा नहीं होता। घर में जो बचपन से देखा है वही बच्चा सीखता है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो प्रवृत्ति हो, कुछ भी हो, बात वहीं से आती है। इसीलिए संस्कार दिए नहीं जाते हैं, सिर्फ बच्चा देख देख कर ही सारा संस्कार ले लेता है, और यही हुआ है। मोक्षित गाना सुन ले, फिर संजय जी से बात करेंगे। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या मानना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या मानना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और यही नाता पिताजी का और बच्चे का जो होता है वो बहुत अलग होता है। पिताजी हमेशा बच्चे को दुनिया से कैसे पेश आना है, दुनिया में जाकर आप क्या करोगे, दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं, ये सारी बातें पिताजी ही बताते हैं। यानी दुनिया से लड़ना, दुनिया को समझना और इस दुनिया में सरवाइव होना पिताजी ही सिखाते हैं। माँ की भूमिका बहुत अलग होती है, पिताजी की भूमिका बहुत अलग होती है। और आज ऐसे ही पिताजी ने जो भूमिका निभाई है, ऐसे पिताजी को हमने स्टूडियो में बुलाया। बेटा खेलता है क्रिकेट और बेटी साइकेट्रिस्ट। Yes. ये बिल्कुल अलग दिशा। हाँ। तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि दोनों बच्चों को एक ही फील्ड में जाना चाहिए, बेटा भी ऐसा ही कुछ नहीं। बने, वो भी डॉक्टर बने? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। मैंने शुरू से ही बच्चों को, यानी उनको मैंने बोला कि आप लाइफ में 3D लो, मैं आपको 2P दूंगा। 3D मतलब डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। ये आप जो भी करना चाहो वो करो और इसके साथ करो। मैं आपको 2P यानी प्रोटेक्टर और प्रोवाइड। क्या प्रोटेक्टर तो जैसे, और जीवन में जो सही बेसिक मूल्य है, जो भी करो पॉजिटिव एटीट्यूड से और अपनी क्षमता और अपने जो वीक पॉइंट्स है या तो और शक्ति है, उस हिसाब से आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ो। पढ़ाई में दोनों भी बच्चे एकदम अव्वल नंबर पे आते थे। जो बड़ी स्मृति जो लड़की है वो बड़ी थी 3 साल इससे, और लड़का जैसे हमारे ब्लड में ही, जब मैं छोटा था तब से मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। योगानुयोग कह सकते हैं, या कि जैसे क्रिकेट में जैसे मैं 10-11-12 साल का था तो आपके पिताजी लोक सत्ता में एडी व्यास तब तो वो कॉलम लिखा करते थे, बाउंड्री बाहर ऐसा। तो मैं उसमें कॉलम वगैरह पढ़ता था। मेरे पिताजी को भी क्रिकेट का शौक था, तो क्रिकेट जैसे हमारे ब्लड में था, तो नेचुरली मेरे लड़के में भी क्रिकेट के गुण जो जब डीएनए में ही मिल गया। डीएनए में ही मिल गया। तो जब वो छोटा 6-7 साल का था तब से ही क्रिकेट में, यानी वो क्रिकेट के स्कोर भी प्रेडिक्ट किए कि अभी 30 ओवर में इतने हुए हैं तो 50 ओवर में इतने, जब वो अभी पहले स्टैंडर्ड पे था।
जी। तो उसका लगाव उस वक्त क्रिकेट में, तो वो देख के हमने उसे किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी में उसको भेजा। तो जब से वो उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, बड़ौदा अंडर 14 खेला, बड़ौदा अंडर 15 खेला, ऐसा कर करके वो आज बड़ौदा के रणजी टीम में है। और लड़की इसका भी पढ़ाई में बहुत आगे ही था, पर उसको क्रिकेट की वजह से उतना मौका नहीं मिल रहा था। पर हमने वही सोचा जैसे पहले कि भाई आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में बस लगन से करो, सफलता आपको चूमेगी। लड़की का पढ़ाई में था, तो लड़की वो पढ़ाई में आगे आगे बढ़ के उसने बड़ौदा में उस वक्त 93 समथिंग परसेंटेज आए, फिर MBBS में एडमिशन मिला। और उसको पहले से ही यानी डॉक्टर जो बेसिक मूल्य उसको दिए थे कि मुझे पैसा कमाना ये नहीं, लेकिन जो पेशेंट है उससे 1-to-1 बातचीत या तो उससे एकात्मता रख सकूं, ऐसा कुछ हो। तो उसने फिर बहुत लोगों ने वो MD तो उसने साइकेट्रिस्ट की जैसी, जिसकी वजह से मैं लोगों से मिल सकूं और उसका समझ सकूं, उनके दिलों को समझ सकूं और उनके जीवन को कुछ सुधार सकूं। तो उसने साइकेट्री फील्ड सिलेक्ट किया और वो अभी MD साइकेट्रिस्ट है बॉम्बे में। वो प्राइवेट अपना खुद का कंसल्टेंसी है, कुछ NGOs में अपनी सेवा देती है और इस प्रकार से जो बच्चों को करना है वो करने देने की जो चाहत है वो आज बहुत सारे परिवार में नज़र आती है। एक समय था जब इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ कहना पड़ता था, करना पड़ता था। आज भी खैर कई ऐसे परिवार हैं जहाँ ये बातें नज़र नहीं आती हैं। तो आज जो ये इतने सारे पिताजी बैठे हैं और बता रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को वही करने दिया जो वो चाहते थे। सतीश चंद्र अग्रवाल से बात करेंगे। नमस्ते। आपने जो बेटे के लिए सपना देखा है कि वो CA बने, आपके पिताजी के साथ में आपका कैसा रिश्ता रहा, क्या सपोर्ट रहा आपके जीवन में, आप कैसे आगे बढ़े आप? हम लोग मूल राजस्थान के रहने वाले हैं जी, और जी। यहाँ पे बड़ौदा में 96 में आए थे। जी। मेरे पिताजी को एक्सपायर हुए लगभग 10-11 साल हो गए और जब हम यहाँ पे आए थे तब थोड़ी हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। और हम एक राजस्थान में जयपुर है, जयपुर के पास सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक गंगापुर सिटी है तालुका, उसके पास में एक छोटा सा गांव था, उसमें रहा करते थे। लेकिन हालात थोड़े पारिवारिक अच्छे नहीं थे, तो समय के चलते हुए 96 में बड़ौदा आ गए थे। और मैं जब 96 में बड़ौदा आया था तब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। मेरा आगे पढ़ने का एक अरमान था, पर मेरे पिताजी के, हम 5 बहन भाई थे और पिताजी ने सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ाया था। हमारे घर में कोई मेरे बराबर नहीं पढ़ा था। तो उस समय मैं सौभाग्यशाली मानता था अपने आप को कि 12th तक पढ़ा और कॉलेज जाने का सपना था। लेकिन थोड़ा नसीब की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से बड़ौदा शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ पर धंधे में शिफ्ट हो गए और मेरा कॉलेज जाने का सपना रह गया। मेरी इच्छा थी कि मैं भी कॉलेज में जाऊंगा। 12वीं क्लास पास होने के बाद मेरे को उम्मीद जग गई थी कि अब कॉलेज की सीढ़ी है और वो मैं चढ़ूंगा, लेकिन वो मैं नहीं चढ़ पाया। पर तभी से मेरे मन में ये था कि कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ पाया पर मेरे बच्चे, भगवान करे कि वो कॉलेज तक ज़रूर जाए। और मेरा बड़ा लड़का जब 10th क्लास में आया था तब उसका 57% नंबर आए थे। तब मुझे वो आशा धूमिल होती नज़र आई कि शायद मेरा बेटा भी ये सपना पूरा नहीं कर पाएगा, कॉलेज की सीढ़ी तक मुश्किल है, 12वीं पास होना भी इस हालात में। फिर मैंने मेरे बेटे को समझाया कि बेटा मैं तो नहीं पढ़ पाया परिस्थिति की वजह से, पारिवारिक परिस्थिति भले आज भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं तन तोड़ के मेहनत करूँगा और तुम चाहे तुम्हें जो भी ज़रूरत हो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी करूँगा, पर तुम इस मुकाम पर ज़रूर पहुँचो। उसको भी लगा और उसमें एक प्लस पॉइंट ये मिला कि मेरे बड़े भाई के 2 बेटे हैं, एक CA बन चुका है जो अभी आज लगभग 1 महीने पहले ही बॉम्बे सर्विस लगा है और दूसरा बेटा CA कर रहा है। हम 3 भाई है। पारिवारिक परिस्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से भाई यही काम करते हैं? जी, हम 5 बहन भाई है टोटल, 5 बड़ौदा में ही रहते हैं। एक भाई हरिनगर इस्कॉन मंदिर के सामने भाड़े की दुकान है अगरबत्ती की, वो चलाते हैं। दूसरे भाई
अपने गौत्री पे सरकारी स्कूल के सामने छोटा सा चप्पल का भाड़े का केबिन है, वो चलाते हैं। और मैं रणछोड़ जी मंदिर के सामने चप्पल की छोटी सी लारी चलाता हूँ। पर मैं अपने आप को नसीब वाला मानता हूँ कि मैंने हार नहीं मानी। परिस्थिति थोड़ी विषम रही, लेकिन मैंने बच्चों को यही समझाया कि भले मैं अपने लिए कर कसर करूँगा, लेकिन तुम्हें जो चाहिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें पीछे नहीं हटने दूँगा। और मेरे भाई का लड़का सीए बना, तब मुझे एक प्लस पॉइंट हुआ कि जब मेरे भाई का लड़का बन सकता है तो मेरा क्यों नहीं। हालांकि मैंने मेरे बच्चों को कभी फोर्स नहीं करा कि तुम्हें सीए बनना है, नहीं, मैंने पढ़ना मैंने उनको ये बोला तुम्हें तुम्हारी मेहनत करनी है। अगर तुम फेल भी हो जाओगे तो मैं कभी तुम्हें टोकूंगा नहीं कि फेल क्यों हुए, कोशिश तुम्हें करना है, बनना नहीं बनना वो सब बात की बातें हैं। बच्चों को मैंने आज तक कभी ये फोर्स नहीं करा कि सीए बनना, डॉक्टर बनना, चपरासी बनना। जो जैसी कोशिश करोगे समय पे जो होना होगा वो होगा। अपनी तरफ से तुम कोशिश करते रहना, कोशिश में पीछे मत हटना, समय पे जो होगा वो अपन को मंजूर होगा। और मेरे बच्चे ने 11वीं क्लास से थोड़ा रुख बदला और उसने मेहनत करना शुरू करा और 11वीं में वो क्लास में फर्स्ट आया था। थोड़ा कोरोना काल था, ऑनलाइन पढ़ता था, थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन फिर भी मुझे आशा की एक किरण नज़र आई कि शायद मेरा सपना पूरा होगा। मुझे सीए का तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे सिर्फ कॉलेज की सीढ़ी चढ़ाने का एक सपना था बच्चों को कि कम से कम मेरे बच्चे कॉलेज जा सके। मैं नहीं जा सका तो बच्चे तो कम से कम जा सके। और 12वीं में जो रिजल्ट आया वो तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि उसने तो मुझे भी चौंका दिया कि 95.13 विद्या मंदिर गौती रोड का वो आज टॉपर है, 1 नंबर। तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात। एक्चुअली ऐसा है कि आपके सपने को पूरा करने की अब उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है जी, है ना। अब वो ऐसा सोचेगा कि मुझे कैसे भी करके मेरे पिताजी की उम्मीद पर खरा उतरना है और वो खरा उतरेगा। और एक बात के आज भी मैं उसे 2 जगह मिलाने ले गया था, जो हमारे एक टैक्स कंसल्ट है उनसे भी मैंने मिलाया। तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि सतीश भाई, उन्होंने बताया भी था कि सीए का कोर्स थोड़ा टफ है, सीए इतना आसान भी नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने मुझसे कहा कि सतीश भाई इसको एक बार सीए ही करना होगा, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। फिर उन्होंने मुझे यही सलाह दी कि सतीश भाई 2 साल आप ट्राई करिए, फिर भले कदाच नहीं कुछ होता आगे चेंज करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज साफ कह रही है कि ये अब किसी भी कीमत पर अभी सीए की लाइन में ही जाएगा और किसी कीमत पर ये दूसरा कोई कोर्स करने के लिए तैयार नहीं है। और लगता है कि ये रुकेगा नहीं, ये सीए बन के रहेगा। आगे अब समय बताएगा कि बाकी मुझे भी उम्मीद है कि बेटा सीए ज़रूर बनेगा और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि जितना संभव होगा उसको। मैं फोर्स नहीं करता तुझे सीए बनना, जो जिस लाइन में तुझे जाना है जा, लेकिन बस मेहनत करते रहना है और अपना एक गोल नक्की कि भाई जिस लाइन में अपने को जिस क्षेत्र में जाना है बस आगे पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसमें आगे चलते ही रहना है, चलते ही रहना है जी। और एक बहुत ही सुंदर शेर किसी ने लिखा है, जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते, मैंने पापा से अमीर इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं देखा। और ये बहुत अमीर है। मैं तो ये कहूंगी कि दुनिया का हर पापा बहुत अमीर होता है। हम सब दुआ करेंगे सतीश भाई, आपका बेटा सीए जरूर बनेगा। बस ईश्वर से वही प्रार्थना है कि उसकी मेहनत रंग लाए ये बिल्कुल। और आज जब हम सब फादर्स डे मना रहे हैं, घर पे जितना भी आपने जश्न किया हो, एक प्रेयर जरूर करना। ऐसे जो फादर हैं उनकी जो उम्मीद है, उनके जो सपने हैं, उनका बेटा उनकी बेटी पूरे करें, उसके लिए प्रेयर जरूर करना। क्योंकि एक फादर ही ऐसा होता है जो घर में चूल्हा जले उसके लिए भी वही कोशिश करता है, बच्चे के खिलौने आए उसकी भी वही एक कोशिश करता है, बच्चों की किताबें आए वो सिर्फ एक पिता ही कोशिश करता है। और बच्चा जीवन भर खुश रहे, सुखी रहे, उसकी कामना भी सिर्फ पिताजी करता है। माँ की भूमिका, मैं बार बार यही कह रही हूँ, माँ की भूमिका बहुत अहमियत रखती है हमारी जिंदगी में। पिताजी की भूमिका बहुत अलग होती है और बहुत चुपचाप होती है।
वो कभी बोलते नहीं हैं, चुपचाप बहुत कुछ सहते हैं, बिना कहे बहुत कुछ करते हैं। खैर, माहौल बहुत थोड़ा सा गंभीर सा हो गया है। मोक्षित कुछ सुना दीजिए जिसमें थोड़ी सी थोड़ा अलग सा माहौल हो जाए। एक्चुअली अभी मैं भी बहुत इमोशनल हो गया हूँ। इमोशनल जी। मेरी वजह से सबको भावुक होना नहीं पड़ा। नहीं, नहीं, अच्छा नहीं, वो तो अच्छा है ना, उसमें क्या है। आपकी और आपने बहुत ही बातें, अच्छी तरह से हाँ। बात की आपने। आपकी बातें हर घर तक पहुंचनी चाहिए, चाहिए। हर दिल को छूनी चाहिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत से पिताजी हैं हाँ। जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं, और उस सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत करते हैं, और हम सब मिलकर उसके लिए कामना करेंगे, प्रेयर करेंगे। तो आपकी मेहनत और हमारी प्रेयर दोनों साथ मिलेगी तो सपने पूरे होंगे। आपको देख के कोई हारेगा नहीं। नहीं नहीं, मैं तो हर किसी को यही कहना चाहूँगा, हिम्मत, भले ही सफलता विफलताएं हाँ, जीवन, पर बस हिम्मत कोशिश करते रहें। हिम्मत है। और मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ही कोशिश करने में नंबर 1 है। अच्छा, इतने अच्छे पिताजी हैं हाँ। जो बहुत मोटिवेट करते हैं। आपकी भाषा ही इतनी जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुने हाँ। वैसा आप बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बोला जाए, जरूरी नहीं है कि भारी भरकम शब्दों को इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ दिल से निकलते शब्द हर दिल तक पहुंचते हैं, और आपकी वही बातें हर एक दिल को छुएगी आज। मोक्षित, क्या सुना रहे हो? एक्चुअली मैंने कुछ और सोचा था जी। अभी सुनाने का, जी। बट इनकी बातें सुन के मुझे एक फादर्स पे सिचुएटेड गाना नहीं है, जी। बट ये स्टोरी को लेके जो मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा है, वो ये गाना आ रहा है कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। प्लीज सुनाइए, बहुत बढ़िया। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें, अपनी आँखों में आशाओं में दीप जलाते रहें। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ला 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 ला। वाव, बहुत अप्रोप्रिएट गाना सिलेक्ट किया मोक्षित। सतीश भाई की बातों में वो इतना ज़्यादा सशक्त मैसेज लग रहा है कि हार नहीं माननी है, और उन्होंने हार नहीं मानी है।